हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की करंट अफेयर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। एग्रीकल्चर के मई 2021 के अंदर जो भी करंट अफेयर न्यूज़ के अंदर रहे उनको यूपीएससी पीसीएस के हिसाब से मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। ओके, तो इससे पहले आप देखिए तो अप्रैल के और मार्च के भी हो चुके हैं, उनको भी देखिएगा। साथ ही डाउन टू अर्थ भी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि डाउन टू अर्थ में आपको देखिए बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो कि एनवायरनमेंट से कोरिलेट करके दिए जाते हैं। ओके, तो इनको भी देखिए, एग्रीकल्चर वाले जितने भी हैं। और साथ ही आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो नीचे है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें न्यूज़ के अंदर रहीं। सबसे पहली न्यूज़ पर आ जाते हैं। सबसे पहली न्यूज़ थी, डब्ल्यूटीओ ने एक ड्राफ्ट यहाँ पर पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि फिशरीज़ सब्सिडीज़ जो हैं उसको यहाँ पर हमें कम करना पड़ेगा। तो डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पर ड्राफ्ट दिया। ड्राफ्ट में कहा कि जितनी भी फिशरीज़ सब्सिडीज़ दी जाती हैं उनको आपको रिड्यूस कीजिए। ग्लोबल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, इंडिया से नहीं कहा, हर एक कंट्री से कहा। अब इन्होंने ये भी कहा कि जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उनको हम कुछ टाइम देते हैं, उनको हम कुछ टाइम देते हैं कि वो जितनी भी मछलियाँ किनारों से पकड़ी जाती हैं, बिल्कुल किनारों से पकड़ी जाती हैं, मतलब फार सी में जाकर के नहीं, किनारों से पकड़ी जाती हैं, वो लागू करने में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो किनारे वाली जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ने में, उन पर सब्सिडी देने में थोड़ा सा टाइम वो ले सकते हैं। तो फार सी वाली का कोई यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। अब आपको पता है जहाँ सब्सिडी की बात आ जाती है, इंडिया है या और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़, कैरेबियन, पैसिफिक, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इसको अपोज करने लगी। ओके, अब अपोज करने का कारण सीधा सीधा ये है कि भाई ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये तो इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं, इनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में गिनी जाती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। हम अभी पिछड़े हैं, हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और आप हम पर इस तरीके के अभी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगा सकते। तो इसी के चलते आपको पता हो तो एक पीस क्लोज यहाँ पर साइन की गई थी। उसी के बाद अगर आप देखें तो एक और चीज़ यहाँ पर होती है, वो होती है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट्स। तो पीस क्लोज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें मैं आपको स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट्स के बारे में बताता हूँ। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, उनको कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। किस तरीके के ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है? ट्रीटमेंट ये है कि आपको अगर कोई ड्राफ्ट यहाँ पर लागू हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में अच्छा खासा लॉन्ग टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, आप 10 साल में लागू कीजिए, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ 1 साल में लागू करेंगी। और राइट, लोअर लेवल ऑफ कमिटमेंट्स, मतलब अगर हम किसी से कह रहे हैं कि सब्सिडी आपको 10% तक कम करनी है तो आप इंडिया से नहीं कह सकते कि 10% तक कम करनी है, हमें आपको कम टारगेट देना पड़ेगा, 1% कम कीजिए। ठीक है, एंड मीजर्स टू इंक्रीज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी मीजर्स लिए जाते हैं उन सबको बढ़ाने का काम इसके अंदर किया जाएगा। तो आप समझिए कि डब्ल्यूटीओ कह रहा है सभी कंट्रीज़ अपनी फिशरी सब्सिडीज़ को कम कीजिए, इंडिया कह रहा है भाई हम नहीं करेंगे। क्यों करें भाई? ठीक है, क्योंकि जब डब्ल्यूटीओ नहीं था तब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ आकर के इन्होंने अपना अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया। ठीक है, अपने जो आप समझिए कि डेवलप्ड हो गई। यहाँ पर फिर आपने जब इंडिया की बारी आई तो डब्ल्यूटीओ को ला करके खड़ा कर दिया। तो ये दिक्कतें यहाँ पर बनी रहती हैं और सब्सिडी का जो मुद्दा है वो यहाँ पर बना ही रहेगा। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखनी है। और राइट, तो ये आपको इतना ही इसके अंदर डिस्कस करना था। वैसे तो आप देखें तो इतना ही काम का था आपके। ये जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होना चाहिए था। ओके, तो ये 2 लाइन का करंट अफेयर था। मैंने देखा है पीडीएफ कंपाइलेशन वालों को, इसके नीचे वो आपको तीनों बॉक्स देंगे। ठीक है, उसके नीचे पीस क्लोज भी लिखेंगे। अरे पूरा डब्ल्यूटीओ के बारे में उसी में ही लिख दो ना। ठीक है, उसको 10 पेज की बुकलेट बना दो। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। ये करंट अफेयर पढ़ने का बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। चलिए खैर आगे चलते हैं, टाइम फालतू चीज़ों की तरफ ना जाते हुए दूसरी चीज़ पर चलते हैं। और यहाँ पर देखें तो आप दूसरी जो खबर आई वो खबर आई कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीआईएल स्कीम शुरू कर दी है। पीआईएल स्कीम कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर आपको फिट करना है, मतलब ग्लोबल जो मार्केट है उसके अंदर इंडिया फिट होना चाहिए। दूसरा, इंडिया के अंदर जो आप देखें मैन्युफैक्चर है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना है, यानी कि मेक इन इंडिया की तरफ चलना है। ओके, तो ये सब काम पीएलआई स्कीम के अंदर होंगे। ये पीएलआई स्कीम बहुत सारे सेक्टर्स के लिए शुरू की गई, ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी शुरू की गई है। ये स्कीम 6 साल के लिए हैं, 2021-22 से चलेगी, 2026-27 तक चलेगी। ओके, तो आप देखिए इसके लिए टू सपोर्ट
मकसद देखिए आप, जो ऑब्जेक्टिव है, टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस एंड सपोर्ट इंडियन ब्रांड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो ये जो दो मैंने इनिशिएटिव बनाए कि ग्लोबल वैल्यू चैन में इंडिया को फिट करना है, दूसरा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, ये दोनों इसके अंदर किए जाएंगे। पैसा कितना दिया है याद नहीं रखना। विल एंश्योर रेम्यूनेटिव प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड हायर इनकम टू द फार्मर्स, ये इसके फायदे होंगे, ठीक है, कि फार्म प्रोड्यूस को तो यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। 2022 तक फार्मर की इनकम दुगनी भी तो करनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर जनरेट होगा, कितना होगा नॉट इंपॉर्टेंट, अपने अंदाजे से लिख देना पेपर के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता। ओके, उसके बाद आप देखें ऑल इंडिया बेसिस पर स्कीम यहाँ पर चलेगी, साथ ही एक नेशनल पोर्टल भी सेटअप किया जाएगा जो कि एंटरप्राइजेज या स्टार्टअप्स जो भी आपके पीआईएल स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, तो ये आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखिए कि विल फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, कैपेसिटी को बढ़ाओगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया होगा और फॉरेन कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। ओके, तो इन्वेस्ट इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड बाय इन इंडिया, ये सब हम प्रमोट करने वाले हैं इस स्कीम के ज़रिए, तो ये याद रखिए। दूसरा अगर हम देखें सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 11,000 करोड़ नेक्स्ट 6 ईयर में यहाँ पर आपके दिए जाएंगे। 2021-22 से ईयर शुरू होगा और ये किसी और स्कीम को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ऐसी बहुत सारी आकांक्षाएँ, ठीक है, आकांक्षाएँ लगाई जाती हैं कि ये दूसरी स्कीम्स को भी यहाँ पर हर्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, किसी और स्कीम को हर्ट नहीं किया जाएगा। जैसे ये स्कीम शुरू की गई थी पीआईएल स्कीम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, ठीक है, तो एडवांस केमिस्ट्री सेल के बारे में मैंने इसमें बताया था, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एक स्कीम चलाई गई थी, उसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फ्री फूड हम यहाँ पर देने वाले थे माइग्रेंट्स वर्कर को और गरीबों को, कोरोना से जो भी यहाँ पर हर्ट हुए हैं। तो हमने ये स्कीम जब पहली बार चलाई, अप्रैल से लेकर के जून 2020 पहला फेज़ ख़त्म कर दिया, जुलाई से नवंबर 2020 दूसरा फेज़ ख़त्म कर दिया, और अब तीसरा फेज़ इसका चलाया है 2 महीने के लिए, मई से जून, ठीक है। अब ये करंट अफेयर इतना ही बनता है कि हमने ये चलाया, लेकिन मैं आपको गरीब कल्याण योजना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में देखें तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये बनाई गई थी, और साथ ही आप देखें जो लोग कोविड-19 और लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई हैं, उनमें माइग्रेंट और पुअर वर्कर्स यहाँ पर आ जाते हैं, उनको फ्री फूड देने का काम हमारा यहाँ पर होगा। कितना दिया जाएगा याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, याद रखिएगा। 5 किलो फ्री व्हीट या राइस दिया जाएगा पर मंथ, तो 5 किलो प्लस 1 किलो आपको दाल मिलेगी, तो 5 प्लस 1 से आप याद रखिए। और ये उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं माइग्रेंट्स और पुअर्स को दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड होंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जिसमें कि 80 करोड़ बेनिफिशरीज हमारे आते हैं। तो इन सबको 5 किलो गेहूँ और गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल यहाँ पर दी जाएगी पल्स, ठीक है, तो ये आपको दिया जाएगा। अब आप देखिए कि एक तो होता है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा यहाँ पर आपकी ये प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, गरीब कल्याण योजना ये हो गई। तो इसके अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला जो आपको पहले से मिलता था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थोड़ा सा पढ़ा हो आपने तो उसके अंदर 2 तरह के प्रोविजन थे, एक थे अंत्योदय अन्न योजना, एक दूसरा था प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो 2 टाइप के लोगों को यहाँ पर मिलता था। जो अंत्योदय अन्न योजना थे उनको कुल मिलाकर के 35 किलो राशन महीने का मिलता था पर हाउस होल्ड, और यहाँ पर आप देखें प्रायोरिटी हाउस होल्ड के हिसाब से तो 5 kg राशन पर पर्सन के हिसाब से मिलता है। ओके, तो अगर यहाँ पर आप अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अंत्योदय अन्न योजना को आपने लागू कर रखा था, तो आपको 35 किलो पर हाउस होल्ड मिलेगा, प्लस आपका 5+1 गरीब कल्याण योजना वाला। ओके, ऐसे ही अगर आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं, आपने सिर्फ पर पर्सन का ले रखा है, तो आपको 5 किलो राशन तो मिलता ही था, उसके बाद 5+1 और मिलेगा। तो ये चीज़ सेम रहेगी जो कि आपकी गरीब कल्याण योजना के अंतर वाली है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर बदल जाती है। ओके, तो ये तो पहले से भी चल रहा था। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आप समझिए कि 6 किलो जो राशन है वो अलग से देंगे, 6 किलो के अंदर 5 किलो व्हीट या राइस और 1 किलो दाल, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक होती है मट्टी वैरायटी ऑफ बनाना की एक वैरायटी है, और आपको ये याद रखना है कि आखिर ये कहाँ पर उगती है। तो ये उगती है आपकी तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर मट्टी बनाना ग्रो किया जाता है। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए अप्लाई किया गया है। किसके द्वारा अप्लाई किया गया है, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, और जो तमिलनाडु वाले हैं बंदे, उनके लिए ये भी याद रखना है कि जो आप नगरकोली और ये आपकी पद्मनाभपुरम जो डिस्ट्रिक्ट हैं या डिविजन्स हैं, इनमें ये बेसिकली उगाया जाता है। तो इतना याद रखिए। उसके बाद आप देखें तो इसका इम्पोर्टेंस है, किसी भी जो आपकी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट है या
कोई भी वैरायटी है उसको ऐसे ही जीआई टैग नहीं दिया जाता, उसकी कुछ आपकी कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे आप देखें तो मट्टी वैरायटी में क्या है, तो बेबी फूड के नाम से ये जाना जाता है, तो बेबी फूड के नाम से आप देखिए इसको। साथ ही आप देखिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं, इम्प्रूव करता है हेल्थ को, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो जो वेस्टर्न घाट की ट्राइब्स हैं वो जॉन्डिस को क्योर करने में भी इसका यूज़ करती हैं। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टी, उन सब के कारण आप देखें तो इसको यहाँ पर जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि मिल जाएगा। अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि क्रोकोडाइल ने अपना मुंह खोल रखा है, तो इसको कहते हैं क्रोकोडाइल फिंगर बनाना। बट ये चटपटी बातें हैं, ठीक है, ये पूछी नहीं जाएंगी। उसके बाद सोयाबीन की नई वैरायटी खोजी गई है, MACS 1407, नहीं पूछी जाएगी पर न्यूज़ में है तो आपको पढ़ना है, ओके। तो एक बार देख लो सोयाबीन की नई जो ये खोजी गई है, और अघहरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने ICAR के साथ मिलकर के इसको खोजा है। ये देखिए ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021 जारी कर दी गई है, ओके। तो इस रिपोर्ट के बारे में देखें तो 55 कंट्रीज़ को इसके अंदर फोकस किया गया था, और ये जो रिपोर्ट है ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही थी। फोकस ये था कि फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, लोगों को कोविड-19 के दौरान खाना खाने के लिए नहीं मिला, ठीक है, एक टाइम का भी। दूसरा माल न्यूट्रिशन सिचुएशन इन द कंट्री, तो माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन को भी यहाँ पर हायर किया गया। तो इन दोनों के बेस पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। सीधे निष्कर्ष के ऊपर चलते हैं, वो हमारे बहुत ही काम के होंगे। जैसे पहली फाइंडिंग ये देखी गई कि 2019 में 135 मिलियन लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। 2020 में वो 20 मिलियन से बढ़ गए और यहाँ पर 155 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिया, याद रखिएगा इसको। दूसरी चीज़ हम देखें, इनमें से 2/3 पीपल जो हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो इन 10 कंट्रीज से आते हैं। कौन सी? कॉन्गो में हालत ख़राब है फूड सिक्योरिटी को लेके, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान, नॉर्थन नाइजीरिया, इथोपिया, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे एंड हैती। इन सब कंट्रीज़ में एक चीज़ कॉमन है, इनमें लगातार आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। बात समझ में आई? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ पर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट देखें, मेजोरिटी ऑफ द पीपल फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, उसके बावजूद भी आपके यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बनी हुई है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि 40 मिलियन पीपल इन 17 कंट्रीज फेस द एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक शॉक। तो दो कारण यहाँ पर आपके ये हो गए, एक तो एग्रीकल्चर के कारण यहाँ पर हुआ और दूसरा इकोनॉमिक शॉक्स भी देखने के लिए मिले, क्योंकि उनकी जॉब चली गई, कुछ की इनकम नहीं रही, ठीक है। कोविड-19 के दौरान की यहाँ पर बात हो रही है। इसके कुछ रीजंस और भी दिए गए हैं। रीजंस देखें तो आप प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट, ये सारी कंट्रीज़ जो ऊपर यहाँ पर गिनाई, कोंगो, यमन, अफगानिस्तान, इन सब में लगातार आर्म कन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं। उन आर्म कन्फ्लिक्ट के कारण लोगों को खाना नहीं मिल पाता, ठीक है। तो जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी IUCN की, कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन के नाम से, उन्होंने उसमें बताया था कि किस तरीके से जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हैं उसके कारण आपकी जो नेचर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे ही आपको ये देखना है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा, कोविड-19 पेंडेमिक में इकोनॉमिक फॉल आउट देखने के लिए मिला, हर किसी की इनकम, जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। वेदर एक्सट्रीम्स, यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ओके। तो ये आपकी रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स थे, याद रखना है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021, ये किसने रिलीज़ की? ये रिलीज़ की ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने, ओके। इसको बनाया गया था 2016 में, जब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट की पहली मीटिंग हो रही थी। फाउंड किया गया यूरोपियन कमीशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि जो फूड क्राइसिस हो रहा है उसके जो कोजेज़ हैं उनको यहाँ पर टैकल करना है, ओके। टैकल तभी होगा जब पता चलेगा कौन कौन से कोजेज़ हैं, इसलिए रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर कंट्री को यहाँ पर टारगेट किया जा सके, ऑलराइट। तो ये सारे पॉइंट याद रखिए स्लाइड के ज़रिए। कोटक महिंद्रा बैंक, एक होता है हमारा ई नाम पोर्टल। ई नाम पोर्टल पे बायर और सप्लायर आमने सामने इलेक्ट्रॉनिकली मिल सकते हैं, ओके। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से बायर सामान खरीद लेगा, यहाँ से सप्लायर उसको बेच देगा, ऑनलाइन ही होगा सब सिस्टम। अब ये ऑनलाइन सिस्टम होगा तो आपको डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए अलग अलग बैंक के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। कोटक महिंद्रा बैंक सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे पेमेंट क्लियरिंग सेटलमेंट सर्विस ऑन द ई नाम प्लेटफॉर्म। तो ई नाम प्लेटफॉर्म पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आप समझते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के दूर तक जाना है, मतलब जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें भी जाना है और बताना है लोगों को इनाम पोर्टल पर जुड़िए और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कीजिए। ओके, तो याद रखिएगा, पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद आप देखें, एक होता है हमारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अम्ब्रेला मिशन है, इसके अंदर कई सारे मिशन आ जाते हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग, हिमालयन स्टेट्स, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी इसके अंदर बनाया हुआ है, ये इस स्कीम को लागू भी करता है। ओके, तो मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हुआ कुछ नहीं है, इसके लिए सरकार ने 2250 करोड़ रुपए यहाँ पर बांटे हैं, ठीक है। तो ये स्कीम वैसे तो आपको पढ़ के आनी चाहिए थी, ठीक है, आप पढ़ना, आप मतलब इकोनॉमी के सेक्टर में 2021-22 के लिए 2250 करोड़ रुपए यहाँ पर बांटे हैं, बट हम पढ़ लेते हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, और ग्रो करना है हमें जो हॉर्टिकल्चर के अंदर चीज़ें आती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स एंड मशरूम्स। फंडिंग पैटर्न ये रहता है, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 100% सरकार इसको अप्रूव नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो सेंटर 60% पैसा देगी, स्टेट 40% पैसा देंगी। नॉर्थ ईस्ट के केस में सेंटर 90% पैसा देगा और स्टेट 40% पैसा देगा। ये सब स्कीम है MIDH के अंदर आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये बहुत ही छोटी सी खबर थी, इसके बारे में भी 10-10 पेज की PDF बनाई गई है। केन्या की जो टी है, जो केन्या आपका ये देश है अफ्रीका के अंदर, ओके, इसकी जो टी है उसको थ्रेट है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। अब हम केन्या की टी को क्यों पढ़ रहे हैं भाई? केन्या की टी को थ्रेट है, कभी इंडिया की टी को भी थ्रेट होगा। ओके, और अभी चाइना की टी को भी यहाँ पर थ्रेट देखने के लिए मिल रहा है, तो आप समझिए कि ये टी को थ्रेट हर जगह पर आएगा क्लाइमेट चेंज के कारण ही। राइज इन टेम्परेचर राइज हो रहा है, साथ ही एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स केन्या के अंदर देखने के लिए मिली, जिसके कारण द फ्यूचर विल एडवर्सली अफेक्ट टी प्रोडक्शन, तो वहाँ पर टी प्रोडक्शन को अच्छा खासा नुकसान होगा। करंट अफेयर बस इतना ही था, बाकी आपकी कुछ PT के पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आते हैं। जैसे टी को अगर आपको ग्रो करना है तो आपको उसको लूमी नेचर की जो सोइल है वो चाहिएगी, और ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट हाई होना चाहिए, pH इतना होना चाहिए। ओके, तो ये pH वगैरह आपसे जनरली नहीं पूछता है। ओके, और आपकी जो एलिवेशन है वो कितने मीटर का होना चाहिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है। तो एकदम आपका जो फैक्चुअल डाटा है जितना रट सको उतना यहाँ पर रटना है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, PT का पॉइंट है, याद रखना। इंडिया के अंदर भी देखें, असम पहले नंबर पर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, बिहार, उत्तराखंड, बस इतने ही आपको याद रखने, 2-3 शुरू के याद रख लो, बस काफ़ी है। लेकिन अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस स्टेट के अंदर चाय का उत्पादन होता है या नहीं होता, तो एक बार नज़र मार लेना। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2021 के महीने में मैंने आपको इस स्लाइड सेम टू सेम दी थी, और यहाँ पर मैंने लिखा था कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि जो PM किसान स्कीम है, उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट एक्चुअली 6,000 रुपये एक साल के अंदर बांटने थे 3 इंस्टॉलमेंट में। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये की हमें किसानों को बांटनी थी, ये हमने वहाँ पर रोक दी थी अप्रैल 2021 में। लेकिन जैसे ही मई 2021 आया, इन्होंने रिलीज़ कर दी, तो कुछ भी नया नहीं हुआ है। ओके, तो पूरी की पूरी स्लाइड वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। उसके ऊपर भी आपका देखिए तो PDF वाले सेम टू सेम चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख करके चलनी है कि बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें। PM किसान स्कीम के बारे में आपको मैंने बता दिया है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ है। तो ये जो स्कीम यहाँ पर आपकी जो लॉन्च की गई है, PM किसान स्कीम, ये जो पैसे यहाँ पर दिए गए, जो इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की गई, 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और 9 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेंगे। थोड़ा डाटा है, इसको याद रखना। पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल के फार्मर्स को भी यहाँ पर पैसा दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइस यहाँ पर बांट दिए गए हैं। वर्ल्ड फूड प्राइस 2021 का यहाँ पर दिया गया शकुंतला हरकसिंह थिलशेड। ओके, तो ये इनका नाम है, और इनको ये प्राइज़ यहाँ पर दिया गया 2021 का, और ये बेसिकली बिलोंग करती हैं ट्रिनिडाद टोबैगो एंड डेनमार्क से, लेकिन इंडियन ओरिजिन है। ओके, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो ये जो हैं आपकी इंडियन डेसेंट है, और इनको वर्ल्ड फूड प्राइस 2021 दिया गया। क्यों दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिसर्च की है ऑन स्मॉल नेटिव फिश स्पीसीज़ इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर इन्होंने रिसर्च की है कि किस तरीके से फिश सेक्टर के अंदर, फिश स्पीसीज़ सेक्टर के अंदर आपका न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेस को अपनाया जा सकता है, ताकि एक्वेटिक फूड सिस्टम के थ्रू न्यूट्रिशन को हर एक बंदे तक पहुंचाया जा सके। तो एक्वेटिक फूड सिस्टम के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन वर्क करता है हर एक लेवल के ऊपर, उसको इन्होंने समझाने की कोशिश की है। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद ये स्लाइड मैं नहीं पढ़ने वाला, एक बार पॉज कीजिए, और बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी समझाने का नहीं है, मैं भी पढ़ूंगा ही, आप भी पढ़ लो ठीक है। सेम टू सेम है कि किसको पहले मिल चुका है, जैसे नॉर्मन बोरलॉग जी को मिल चुका है, और साथ ही MS स्वामीनाथन को मिल चुका है, और इसको हम नोबेल प्राइज़ ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, तो सेम टू सेम है, ठीक है, इसको पढ़ना। पंजाब ने टारगेट यहाँ पर रखा है कि 1 मिलियन हेक्टेयर लैंड को अंडर लाएंगे DSR इन दिस पैडी सीज़न। तो अगला जो पैडी सीज़न होगा उसके अंदर हम आप देखें तो 5 लाख हेक्टेयर की जो लैंड है उसके ऊपर DSR यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक के जरिए राइस को उगाया गया था। इन्होंने कहा है 5 लाख हेक्टेयर तो थी, अब हम यहाँ पर 1 मिलियन हेक्टेयर और ऐड करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस होता क्या है। ओके, तो पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है। डायरेक्ट सीड ऑफ राइस और पैडी जो हम नॉर्मल तरीके से यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं उनमें अंतर क्या है। तो हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं पैडी को, राइस को नॉर्मल तरीके से, तो वो देखिए आप, द ट्रांसप्लांटिंग पैडी फार्मर्स प्रिपेयर नर्सरी, पहले नर्सरीज प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, वेयर द पैडी सीड ग्रोन करने पड़ते हैं, और फिर उन्हें यंग प्लांट्स के रूप में रेज किया जाता है। ओके, द नर्सरी सी बेड इज़ 5 to 10% ऑफ द एरिया टू बी द ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पर आपको एक नर्सरी के लिए जो एरिया बनाना पड़ेगा उसमें भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड का थोड़ा सा लॉस देखने के लिए मिलेगा। 10% जो है वो आपकी लैंड है वो यहाँ पर लॉस होगी। दीज सीडलिंग्स आर देन अप्रूटेड, फिर इनको अप्रूट किया जाता है, जो कि आपकी नर्सरी में उगाए गए हैं उनको प्लांट किया जाता है 25 से 35 डे के बाद, जब आपने उनको नर्सरी में लगाया था तब जाकर के आप फील्ड में लगाएंगे और तब आपका काम होगा। इस तरीके से नॉर्मल पैडी उगाई जाती है। डायरेक्ट सीड ऑफ राइस ये अलग टेक्निक है। इसके अंदर क्या है कि पहले से जर्मिनेटेड सीड्स को, यहाँ पर सीड्स को जर्मिनेट नहीं करना पड़ता, यहाँ पर आपको नर्सरी में लगा करके पहले उनको थोड़ा बड़ा करना पड़ता था। यहाँ पर आपको प्री जर्मिनेटेड सीड्स को सिर्फ ड्रिल के थ्रू ट्रैक्टर पावर्ड मशीन के जरिए आपको ज़मीन में वो देना है। कोई नर्सरी नहीं लगानी, किसी तरह के प्लांटेशन इन्वॉल्व नहीं है, प्री प्लांटेशन, आपको सीधे जा करके वो बीज को यहाँ पर लगा देना है। फार्मर्स हैव द ओनली लेबल लैंड, उनको सिर्फ लैंड को लेबल करना होगा, एंड गिव 1 प्री सोइंग इरीगेशन, और जो आपका सीड है उसको बोने से पहले आपको एक बार उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। ओके, तो ये दोनों हैं, इसमें दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसके एडवांटेज पता होने चाहिए। वाटर सेव होगा, लेस नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आप पहले नर्सरी लगाओगे फिर आप दूसरा काम करोगे, लेबर की कॉस्ट बचेगी। रिड्यूस मीथेन इमिशन भी यहाँ पर बचेंगे, क्योंकि ड्यू टू द शॉर्टर फ्लडिंग पीरियड एंड डिक्रीज सोइल डिस्टर्बेंस कंपेयर टू द ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग। तो ये तो इसके कुछ एडवांटेज हो गए। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द हर्बिसाइड, इसके लिए हर्बिसाइड जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है। द सीड रिक्वायरमेंट इन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, आप देखिए तो 1 एकड़ में आपको जो सीड हैं 8 से 10 किलो सीड चाहिए 1 एकड़ में उगाने के लिए, जबकि अगर आप सिंपल ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो 4 से 5 किलो सीड में ही आपका काम हो जाएगा। तो ये सीड की कॉस्ट जो है वो आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। फर्दर आपको जो है लेज़र लैंड लेबलिंग करनी पड़ेगी DSR की, अगर आपको टेक्निक यहाँ पर अपनानी है। ओके, तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में आपको लैंड को लेबल करना पड़ेगा, और ऐसा कोई प्रोविज़न ट्रांसप्लांटिंग जो डायरेक्ट करते हैं उसके अंदर नहीं है। द सोइंग नीड्स टू बी डन टाइमली सो डैट द प्लांट्स हैव कम आउट प्रॉपरली बिफोर द मानसून रेन्स अराइव्स। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। ओके, तो इन सब के बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यूपी के अंदर शुगर केन क्रॉप्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा थ्रेट देखने के लिए मिल रहे हैं, पेस्ट के अटैक देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशंस यहाँ पर बिगड़ती चली जा रही हैं। तो द फ्लक्चुएशन इन वेदर कंडीशन इन द रिसेंट पास्ट, ये ब्रोड क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द शुगर केन क्रॉप इन उत्तर प्रदेश। देखिए, ड्यू टू द एक्सेस मॉइस्चर जैसे जैसे बढ़ेगा, आपको पता होगा ट्रॉपिकल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो पेस्ट हैं वो पाए जाते हैं, इसी तरीके से मॉइस्चर जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, एंड डे टू डे फ्लक्चुएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। वेदर पैटर्न चेंज होगा, वेरियस पेस्ट सच एज द पायरेला, ग्रास होपर, फॉल आर्मी वॉर्म, ब्लैक बग इन्फेक्ट शुगर केन को, ये सब हर्ट करने के लिए आएंगे। तो ये खबर द हिंदू में आई थी, इसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और राइट, शुगर केन की ग्रोथ रुक जाती है, यील्ड डिक्रीज हो जाती है, पेस्ट लगेगा, तो सिंपल सी बात है। ये आर्टिकल थोड़ा सा सही था। इस आर्टिकल के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से वाइट फ्लाइज इंडिया के अंदर आई और उन्होंने पूरे जो इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको चेंज करके रख दिया। वाइट फ्लाइज को याद रखिएगा कि ये नेटिव स्पीसीज़ नहीं है, ये आपकी इन्वेजिव स्पीसीज़ है। इंडिया के अंदर ये वाइट फ्लाइज नहीं पाई जाती हैं। ये जो वाइट फ्लाइज हैं ये आपकी इंडिया के अंदर आई हैं फ्रॉम द कैरिबियन एंड सेंट्रल अमेरिकन। तो इन जगहों से यहाँ पर इंडिया के अंदर वाइट फ्लाइज आई हैं।
कैसे आई हैं? क्योंकि आप समझिए कि हम वहाँ से जो हैं वो प्लांट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो उनके ज़रिए यहाँ पर आई हैं। पहला जो केस मिला था वाइट फ्लाइज का वो आपका मिला था केरल के अंदर 1995 में, और उसके बाद अब ये पूरी कंट्री में फैल चुका है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। ओके, तो ये वाइट फ्लाइज का केस आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदर इन्वेजिव वाइट फ्लाइज वर ऑल्सो फाउंड टू एक्सपेंड देयर होस्ट रेंज ऑन वैल्यूएबल प्लांट्स। तो ये नुकसान पहुँचाती हैं वैल्यूएबल प्लांट्स को, जैसे कोकोनट है, बनाना है, मैंगो है ना, सपोता है, गुआवा, कैशू, ऑयल पाम, ये सब आपकी समझिए कि बहुत ही महंगी क्रॉप्स होती हैं। और इनमें ये जो अगर आपकी वाइट फ्लाइज यहाँ पर अटैक कर दे तो आप समझिए कि ये जो प्लांट है ये सब खत्म हो जाते हैं। कुछ ऑर्नामेंट प्लांट्स आ जाते हैं, बॉटल पाम है, आपका बटरफ्लाई पाम है, ठीक है। तो ये सब मेडिसिनल प्लांट भी हैं, इन सभी को यहाँ पर हर्ट देखने के लिए मिलता है। देखिए डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ है। वाइट फ्लाइज आर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बाय यूजिंग द सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स। आप इनको इंसेक्टिसाइड बाजार से खरीद करके ला करके इनको मार नहीं सकते। इनके लिए आपको नेचुरल जो है आपका नेचुरली ऑकरिंग इंसेक्ट प्रेडेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब किसी तरीके की कोई कीड़ा हो इस तरीके का जो कि इनको खाएगा। आप इनको बाज़ार से ला करके किसी भी तरीके के इंसेक्टिसाइड द्वारा ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर इंडिया की क्रॉप्स में फैला तो आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से इनको जो खाने वाली चीज़ें थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो हमें पैरासाइटिक और दी यहाँ पर लिखा हुआ है एंटोमेथोपोजेनिक और प्रीडेटर्स हमें यहाँ पर चाहिए जो कि इनको ख़त्म कर सकें, नेचुरल तौर पर होकर होने चाहिए। और राइट, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल करके आते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर एक और खबर आई, चाइना के फादर हैं, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, तो अब उनकी यहाँ पर डेथ देखने के लिए मिली। फादर कहीं के भी हों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में तो ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 1960 के अंदर इंडिया के अंदर 1960 के अंदर चाइना में अगर आप देखें तो एक यहाँ पर कम्युनिज्म की फिलॉसफी यहाँ पर उभर के आई, जिसके जो आपके प्रेरता थे वो थे माओ जेतुंग। उन्होंने माओइज़्म की फ़िलोसफी को वहाँ पर स्प्रेड किया और माओइज़्म के नाम से वहाँ पर फ़िलोसफी को प्रचारित किया, जिसके कारण उनकी गतिविधियों के कारण ये बहुत ही बड़े फैमाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले चाइना के अंदर 1960 में। उस समय आपके ये युआन लोंगपिंग ये 30 साल के थे। इन्होंने इन सब कंडीशंस को देखा, इन्होंने देखा कि जो आपकी माओ जेतुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी है, इसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तेज़ी से यहाँ पर घिर चुका है और साथ ही मास स्टार्विंग और मिलियंस ऑफ लोगों की यहाँ पर डेथ भी हुई है। इसके कारण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि युआन लोंगपिंग चाइनीज़ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का यहाँ पर जन्म होता है। इन्होंने यहाँ पर हाइब्रिड राइस को आपका कह सकते हैं डेवलप किया, हाइब्रिड राइस को डेवलप किया और फूड सिक्योरिटी लाई चाइना के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी अपने चरम पर आ गई थी। तो फूड सिक्योरिटी यहाँ पर क्रिएट की और साथ ही दूसरी कंट्रीज़ को भी यहाँ पर आपका जैसे एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, इनको भी यहाँ पर हाइब्रिड राइस जो है वो पहुँचाया गया। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी जैसी कंडीशन को फूड सिक्योरिटी में इन्होंने तब्दील कर दिया। 2004 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी दिया गया, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया आपको। क्यों? क्योंकि इन्होंने यही काम किया, जेनेटिक मटेरियल टेक्नोलॉजी एसेंशियल का यूज़ करके हाई यील्ड राइस वेराइटीज़ तैयार की। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको रखना है। इन्होंने जो राइस की वैरायटी यहाँ पर डिस्कवर की उसका नाम भी यहाँ पर दिया गया था नान यू नंबर 2, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं कि याद रखा जाए। ओके, तो ये देखना। उसके बाद आप देखिए तो चाइना का राइस प्रोडक्शन आपका 1965 तक 47% तक ग्रो कर चुका था, 47% तक ग्रो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। रमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको यहाँ पर मिल चुका है 2001 में। तो ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है कि किस तरीके से वर्क हुआ। उसके बाद जैक फ्रूट को एक्सपोर्ट किया जाएगा लंदन को त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा से आपका ये एक्सपोर्ट किया जाएगा 1.2 मिलियन टन ऑफ फ्रेश जैक फ्रूट यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे। जैक फ्रूट अगर आप देखें तो इसके बारे में लिखा है जैक फ्रूट्स आर सोर्स फ्रॉम द त्रिपुरा बेस्ड कृषि संयोग लिमिटेड। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बस यही काम का था कि जैक फ्रूट जो है आपका लंदन को एक्सपोर्ट किया जाएगा। उससे पहले मैंने आपको मार्च में भी पढ़ाया था, शायद अप्रैल में पढ़ाया हो, कि रेड राइस नाम का एक और यहाँ पर चावल है, उसको यूएसए ट्रांसफ़र किया जाएगा असम से। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करने का बहुत ही अच्छा काम है। यहाँ पर आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने रेस कर दी है सब्सिडी ऑन डाई अमोनियम फास्फेट, इसका नाम याद रखिएगा, डाई अमोनियम फास्फेट DAP फर्टिलाइज़र बाई 140%।
ठीक है, ये कट गया इधर, बट मैं आपको बता देता हूँ 140% से यहाँ पर इसको राइज कर दिया गया है। अब आप देखिए सब्सिडीज़ राइज करने का मतलब क्या होता है। सब्सिडी राइज करने का मतलब ये होता है कि कोई कट्टा, जैसे जैसे मैं बात करूँ डाई अमोनियम फास्फेट का एक कट्टा, ये फर्टिलाइज़र है, इसका एक कट्टा 1900 रुपये का मिलता था, तो अब वो कट्टा किसान को 1200 रुपये में मिलेगा, क्योंकि सरकार उस पर सब्सिडी दे करके आपका 700 रुपया सरकार देना शुरू कर देगी, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान को यहाँ पर 1200 रुपये का कट्टा मिले करेगा। अब ये 1900 रुपये ज़्यादा पहुँच गए थे, इसलिए सरकार ने कहा कि हम 1900 रुपये में किसानों को नहीं दे सकते, किसानों की हालत ख़राब हो जाएगी, हम उनको 1200 रुपये में देंगे। ठीक है, तो उसके कारण सब्सिडी बढ़ा दी। ये 1900 तक पहुँचा कैसे? क्योंकि जो इनपुट मटीरियल्स हैं जिसके कारण ये बनता है, जैसे कि फास्फोरिक एसिड है या अमोनिया है, उनमें वृद्धि देखने के लिए मिली, 60 से 70% पैसा वहाँ पर बढ़ गया। साथ ही जो हम इंपोर्ट करते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, उस पर भी 35% पैसा बढ़ गया था। तो इसके कारण यहाँ पर हमने डिसीजन लिया, सरकार ने डिसीजन लिया कि सब्सिडी बढ़ा करके किसानों की जो एक्स्ट्रा यहाँ पर इनपुट है या इसके कारण जो भी बढ़ोतरी आपकी हुई है फर्टिलाइज़र के अंदर, उसको कम किया जाएगा। तो ये मकसद उनका था। अब कुछ इश्यूज़ अपने आप सामने आ जाते हैं कि आपकी सब्सिडी के कारण जो इश्यूज़ हर टाइम नज़र में रहते हैं, जैसे फार्मर अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि 19 दूनी 38, पहले अगर 1900 रुपये का एक कट्टा होता तो किसान सिर्फ 3800 रुपये में 2 कट्टे खरीदता, लेकिन अब 3800 रुपये में 1200 रुपये के हिसाब से 3 कट्टे आएंगे, समझ रहे हो? तो किसान 3 कट्टे खरीद करके लाएगा, साथ ही 200 रुपये भी बचेंगे, तो वो सारा का सारा यूज़ कर देगा, जिससे कि सॉइल की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक्सेसिव हो जाएगा। उसके साथ ही सरकार का फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका इनकम हो नहीं रही है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सेम चीज़ें यहाँ पर हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है किसानों से कि आप टेंशन मत लो, हर एक चीज़ आपको सब्सिडाइज प्राइस पर मिलेगी, सारा फर्टिलाइज़र आपको सब्सिडाइज प्राइस पर मिलता रहेगा। उसके अंदर आ जाता है यूरिया और अलग अलग तरह के फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइज़र। फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र के ज़रिए 22 तरह की और ग्रेड्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो 22 तरह के फर्टिलाइज़र प्लस यूरिया को और साथ ही डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इन सबको सब्सिडाइज प्राइस पर दिया जाएगा किसानों को। ओके, तो याद रखिएगा कि यूरिया अलग चीज़ है और बाकी के फर्टिलाइज़र एक तरफ रह गए। तो यूरिया पर आप देखें तो यूरिया को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय स्टैट्यूटरी नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो एमआरपी पर यहाँ पर यूरिया को दिया जाता है। जबकि आपकी जो फास्फोटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि 22 तरह के यहाँ पर आपके हैं, उनको दिया जाता है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के बेस पर। अब किसी फर्टिलाइज़र के अंदर फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक ज़्यादा हो सकता है, किसी के अंदर कम हो सकता है, तो जितना ज़्यादा जितना कम होगा उस बेस पर आपको दिया जाएगा। इसका अमाउंट फिक्स कर देंगे शुरू में ही एनुअल बेस पर कि इसके अंदर इतना आपका फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र होगा तो इतनी सब्सिडी दी जाएगी, इससे ज़्यादा होगा तो इतनी दी जाएगी। ओके, तो आप समझिए कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी का मतलब यही है कि आपकी जो फर्टिलाइज़र है उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट है उसके बेस पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। ओके, याद रखिए यूरिया इसके अंदर नहीं आता, यूरिया में सब्सिडी इस तरीके से नहीं दी जाती। यूरिया में हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिस्कस कर देते हैं, एक बार बना दिया कि इससे ज़्यादा में नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इशूज़ आ जाते हैं फर्टिलाइज़र के बाद, मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की सोचते हैं किसान। साथ ही जो आपकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कम इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि यूरिया इसके अंदर नहीं है। बात समझ रहे हैं आपको? तो यूरिया अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो यूरिया का एक्सेसिव यूज़ यहाँ पर कम हो जाएगा। इसके अंदर नो डिनाइल पॉलिसी भी एक अपने आप में हर्डल है, क्योंकि फार्मर तो खरीद ही सकता है, नॉन फार्मर भी आपके सब्सिडाइज प्राइस पर खरीद रहे हैं सामान को। तो ये बहुत ही बड़ा एक लूप होल आपको पॉलिसी के अंदर दिखेगा कि नॉन फार्मर्स जो हैं उनको यहाँ पर अलाउ नहीं करना चाहिए। जो जेन्युइन फार्मर हैं, डिजर्विंग फार्मर हैं, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आगे चलें तो इंडिया ने अपना पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर खोल दिया है पुणे के अंदर। एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पुणे के अंदर खोला गया है। ओके, तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ने इसको खोला है। इंडिया का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेक्टर पुणे के अंदर खोला गया है, नाबार्ड की मदद से इसको खोला गया है। ओके, तो वन स्टॉप सेंटर है, आपको यहाँ पर सभी प्रकार की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक्सपोर्टर्स को बूस्ट किया जाएगा। साथ ही बूस्ट करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम द रीजन एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सिंपल सी स्लाइड थी।
समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट कर दिया है खरीफ स्ट्रेटजी को, जिसके अंदर ऑयल सीड भी आ जाते हैं, कि हम इंडिया जो है वो एडिबल ऑयल के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करेगा 2021 में। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम एडिबल ऑयल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो खाने के तेल होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब ये इंपोर्ट को हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इंडिया में ही उगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात हो गई। अब इंडिया में उगाना पड़ेगा तो जो पहले से उगता आ रहा है आप उससे नहीं कर सकते, आपको नई सीड की वैरायटी चाहिए। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वो आपको चाहिए, कि जैसे कि सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, उनके लिए। और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को देना पड़ेगा ताकि वो यूज़ करे। वरना आप सीधे फार्मर से कह देंगे कि अगर आप सिर्फ फार्मर से कह देंगे कि इसको यूज़ कीजिए तो ऐसा नहीं हो सकता, फार्मर यूज़ नहीं करेगा अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे तो आप। इसके अंदर साथ ही आपको एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 6.37 लाख हेक्टेयर का एरिया भी हम इसके अंदर बढ़ाएंगे। एरिया बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाई क्वालिटी होगी, यील्ड ज़्यादा होगी, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये ऑयल सीड के बारे में है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड ग्रोडर एंड द इम्पोर्टर ऑफ द एडिबल ऑयल। फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, इसको तो रटना ही होता है आपको। इंडिया वेजिटेबल इकोनॉमी के अंदर दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर यूएसए, चाइना और ब्राज़ील आ जाते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझिए कि ये आपका हर महीने न्यूज़ में आ रही हैं चीज़ें, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। टॉप ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक, द मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सोयाबीन उगाया जाता है, ग्राउंड नट है, रैपसीड है, मस्टर्ड है, और इनमें से बहुत सौ के लिए तो एमएसपी भी दिया जाता है। ओके, फिर मेजॉरिटी डिमांड जो है वो इंपोर्ट के ज़रिए अभी यहाँ पर फुलफ़िल की जाती है। पाम ऑयल की इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाया जाता है पाम ऑयल, तो याद रखिएगा। इसके ऊपर द हिंदू में हर महीने आर्टिकल आता है कि किस तरीके से पाम ऑयल का इंपोर्ट और हम कम कर सकते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से। ओके, तो एक न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई सा भी पढ़िए। उसके बाद आप देखें तो वर्ल्ड वी डे अभी अभी मनाया गया, 20 मई का वर्ल्ड वी डे यहाँ पर बैठा, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च कर दी हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वी डे। तो हमने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी लॉन्च की है, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के अंदर लॉन्च की गई है, न्यू दिल्ली के अंदर। सिंपल सी बात है, 2020 के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की पोल खुल गई कि हनी जो शहद है उसके अंदर एडल्ट्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिल रही है। चीनी मिला करके यहाँ पर हनी को प्रोड्यूस किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। बहुत बड़ी पोल बड़ी कंपनियों की खुली थी। उसके बाद सरकार को नज़र आया कि हमारे देश में क्या चल रहा है, चारों तरफ कोरा ही कोरा हो रहा है। हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ पर लॉन्च की है, टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि क्यों इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, इसीलिए लिए जा रहे हैं। ओके अब यहाँ पर बीज का इंपॉर्टेंस बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है, परागण में काम आते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। हज़ारों लोग, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग एनवायरनमेंट इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं। साथ ही जेनेटिक डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी अगर बीज नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद एक और आ जाता है द घोलवाड सपोता। ये चीकू आपने खाया होगा, यही है। ठीक है, तो घोलवाड सपोटा ये महाराष्ट्र का है, और इसको जीआई टैग पहले से ही मिला हुआ है, और इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा यूके को। ठीक है, तो एक लाइन की चीज़ थी, पढ़ ली। आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है वैसे तो, पर यहाँ पर आपका देखें तो आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च किया है फुल्ली डिजिटाइज लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑफर किया जाएगा 50 प्रोडक्ट्स के लिए, एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर के 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए फुल्ली डिजिटाइड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है आईडीबीआई बैंक का। अभी कोटक महिंद्रा बैंक का आपको पता चला, अब यहाँ पर आपको आईडीबीआई बैंक का। क्वेश्चन कैसा आएगा ये सुन लीजिए कि बैंक्स किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज़ आकर के, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस तरीके से बैंक्स का रोल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो एक दो एग्जाम्पल याद रखिए। ओके, तो ये चीज़ है। दीज फीचर्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ सुपीरियर टेक अनेबल्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस। ऑनलाइन डिजिटल जो सिस्टम है वो सब सुपीरियर टेक एनेबल्ड सिस्टम है, और एमएसएमई और एग्रीकल्चर कस्टमर्स को ये प्रोवाइड की जाएगी सुविधा। उसके बाद एक आ जाता है बीमा बैम्बो। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसमें भी लिमिटेड चीज़ों को उसमें देखते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर डिज़ाइन किया ऑक्सीजन पार्क। कई जगह पर बने, तो तमिलनाडु ने भी यहाँ पर बनाया, बट इनकी खासियत ये रही कि इन्होंने कोयम्बटूर के अंदर बनाया, और बीमा बैम्बू का यूज़ करके इसको बनाया गया। ओके, तो आप देखिए कि एक बैम्बू की स्पीसीज़ होती है जिसको कहते हैं बैम्बूसा बाल्कुआ, उसी के अंदर आता है आपका बीमा बैम्बो। ठीक है, तो ये बीमा बैम्बो जो है
इसको देखें तो दिस बैम्बो क्लोन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। ओके, ये देखिए आप, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है जो आपका बीमा बैम्बो है, ये इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। और आप देखें तो एक दिन के अंदर 1 से 1.5 फीट यानी कि 1.5 फीट तक ये पर डे के हिसाब से बढ़ जाता है अगर ट्रॉपिकल कंडीशंस को अवेलेबल हो जाएं। ओके, साथ ही कार्बन सिंक और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट या इमिशंस को कम करने का काम भी यहाँ पर करेगा। सिंपल सी बात है, ये देखिए, ये नेटिव बैम्बो आपने जब देखा होगा, ठीक है, ये चीज़ देखी होगी, इसके अंदर होल देखिए, ये बिल्कुल खोखला सा होता है, लेकिन जो आपका बीमा बैम्बो होता है वो खोखला नहीं होता, बिल्कुल ठोस होता है। तो ये आपका बीमा बैम्बो और अगर आप कहें तो बैम्बोसा बाल्कुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बैम्बोसा बाल्कुआ और इसी के अंदर से आपको यहाँ पर मिला बीमा बैम्बो। आगे चलते हैं, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया मई 16 को, और ये 14th था वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। और 2021 की थीम थी रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है, हर साल मनाया जाता है। क्या होता है एग्री टूरिज्म, उसको भी देख लो। एग्री टूरिज्म कुछ भी नहीं होता, अर्बन टूरिस्ट आकर के रूरल एरियाज़ में रहते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर की कंडीशंस कहती हैं, किसान किस तरीके से ट्रैक्टर्स को चलाते हैं और चला करके देखते हैं, बुलक कार्ट्स पर राइड करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर जो रूरल इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आकर के अर्बन लोग जो हैं वो एक तरीके से टूरिज़्म की तरह यूज़ करते हैं, फार्मर एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं, फोक सॉन्ग्स गाते हैं, डांसेस करते हैं उनके साथ, फार्म प्रोड्यूस को खरीदते हैं। ओके, साथ ही आप देखें तो फार्मर जो हैं वो ग्रेड करते हैं टूरिस्ट को, प्रोवाइड करते हैं एकोमोडेशन। तो एक दूसरे का बेसिकली यहाँ पर आप देखिए तो अर्बन पीपल को यहाँ पर रूरल सिचुएशन के बारे में पता लगता है और रूरल को यहाँ पर अर्बन सिचुएशन के बारे में पता लगता है। उनकी इनकम भी थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरीके से त्यौहार के रूप में आप इसको यहाँ पर बनाते हैं। तो आप जो यहाँ पर ये बाई कर करके लेके जाएंगे आपसे प्रोड्यूस, इसके कारण आपको फ़ायदा भी मिलेगा। इट एम्प्लॉयज़ द लोकल यूथ एज टूरिस्ट गाइड्स, लोकल यूथ को टूरिस्ट गाइड बनाया जाता है। वो पूरा गांव दिखा देते हैं कि किस तरीके से सिंचाई की जाती है, किस तरीके से आपकी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, हल किस तरीके का होता है, वो हल को चलाते हैं, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है ग्लाइफोसेट को। ग्लाइफोसेट कॉटन फार्म्स के अंदर यूज़ किया जा रहा था बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड को किल करने के लिए। ग्लाइकोसाइड का सबसे खतरनाक यूज़ ये है कि ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर हो सकता है। अब कैंसर होगा तो आप समझिए कि जब इसको यूज़ किया जाएगा तो ये जो है आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा रूट्स में, और फिर आपने पढ़ा होगा बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, और उसके थ्रू ये पूरा का पूरा ह्यूमन सिस्टम के अंदर चला जाएगा, जिससे कार्सियोजेनिक कंडीशंस यहाँ पर बन जाएंगी। ओके, तो HTBT कॉटन यहाँ पर आप देखें तो उसका इलीगल कल्टीवेशन भी होता है, उसको भी यहाँ पर बंद करने की बात हुई है, क्योंकि उसके अंदर भी ग्लाइफोसेट का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। WHO ने 2015 के अंदर ग्लाइफोसेट को डाल दिया था कैटेगरी 2A के अंदर, यानी कि प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक इन ह्यूमन। आप देखिए 5 साल हमें यहाँ पर लग गए इसको बैन करने में, सॉरी 6 साल यहाँ पर हमें लग गए इसको बैन करने में। तो ये हर्डल्स हैं, 6 साल में कितना ज़्यादा असर पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। श्रीलंका ने भी बैन कर रखा है ग्लाइफोसेट को 2014 के अंदर, और हाउएवर बैन वाज लिफ्टेड इन 2018 व्हेन द टी प्लांटेशन ओनर कंप्लेंट द इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉस तो हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉस तो यहाँ पर होगा, क्योंकि हर्बिसाइड जो है वो आपकी फसल को बर्बाद करेगा और आपको उसके लिए ग्लाइफोसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। बट आप समझिए कि इससे एनिमल्स को भी नुकसान होगा और एनवायरनमेंट को नुकसान तो होगा ही। उसके बाद देखें अल्फांसो मैंगो को कम्प्लीटली ट्रेसेबल कर दिया गया है। अल्फांसो जो मैंगो है, अगर आपको पता हो, महाराष्ट्र का फूड प्रोडक्ट है, और साथ ही इसको GI टैग 2018 के अंदर दे दिया गया था। अब GI टैग 2018 के अंदर मिल गया है, उसके बाद हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, और अलग अलग कंट्रीज़ में द किंग ऑफ इंडियन मैंगो अल्फांसो मैंगो की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उनको वही चाहिए जो GI टैग लगा हुआ हो, ताकि क्वालिटी, हेल्थ और सेफ्टी यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। तो जो हाई इंडिविजुअल्स होते हैं उनको तो बिल्कुल यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर इस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो मैंने आपको अभी गिनाए, हेल्थ है या फिर आपका सेफ्टी है, इन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए आपका ये चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की जाती हैं। तो हमने अब इसको कर दिया है GI टैग अल्फांसो मैंगो को ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का मतलब क्या है, हमने इस पर एक टैग लगा दिया है, उस टैग के ज़रिए हमें इसकी लोकेशन पता चलती रहेगी। हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद वो सीधा उसी कंट्री में पहुंच रहा है, कहीं उसकी इधर उधर सप्लाई तो नहीं हो रही, कहीं वो मैनिपुलेटेड तो नहीं किया जा रहा, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए आपका किया जाएगा। ओके, तो
इनोटेरा टेक ने इस चीज़ को डिस्कवर किया है, नया इनोवेशन है। अल्फांसो मैंगो को विल बी अटैच टू द जीआई टैग स्टिकर से यहाँ पर उसको सेट किया जाएगा। क्या होगा इससे, तो ये 7 फायदे बताए गए हैं, मैंने यहाँ पर खुद ही बनाए हैं ये। टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड्स इन द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड्स इनका बना रहेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा जीआई टैग स्टिकर है, इसका मतलब है कि कहीं भी मैनिपुलेशन नहीं हुई है, बिल्कुल एकदम खेत से टूट करके यहीं पर आ रहा है, ठीक है। विल ऑल्सो फुलफिल द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेसेबिलिटी ऑफ फूड सिस्टम। आपको पता हो तो एक होता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO के अंदर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देती हैं बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कि आपका फूड प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसको कह करके हटा देती हैं। अब कह करके दिखाइए, हमने ट्रेसेबिलिटी भी लगाई है, साथ ही जीआई टैग भी लगा हुआ है, आप करके दिखाइए इस काम को, ठीक है। शो द कंप्लीट जर्नी ऑफ हाउ सस्टेनेबली द फ्रूट हार्वेस्ट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। कैन हेल्प एंड प्रिविलेट द मिस यूज़ ऑफ द जीआई टैग, जीआई टैग का मिस यूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं आप इधर उधर सप्लाई तो नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कंट्री में जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ इस चीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लेकर के चलिए। कैन फर्दर हेल्प एंड स्ट्रेंथन द सर्टिफिकेशन सिस्टम करंटली बीइंग यूज्ड इन इंडिया, बी इट ए नेचुरल और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, विल एंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज इंडेडेड ट्रू टू इट्स वैल्यू। ओके, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि ट्रू वैल्यू का ही है, मतलब टैग भी लगा हुआ है, जीआई टैग भी है, सब पॉइंट सेम ही हैं, लिखने का तरीका आपको लगाना चाहिए। विल ऑल्सो एंश्योर दैट द ट्राइबल रूरल कम्युनिटीज़ हु वर्क हार्ड टू प्रोड्यूस इट, उसको उनके हिसाब से पैसा मिले जितना वो डिज़र्व करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सारे पॉइंट्स। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, ये है आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रनिंग फार्म स्टडी हुई, इसको हम स्टडी को कहते हैं द ब्रॉड वॉक एक्सपेरिमेंट। ये लगभग 150 साल से ज़्यादा स्टडी यहाँ पर चल रही थी और इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक इर्गोनिक इनऑर्गेनिक डिबेट शुरू की। हमने कुछ एरियाज़ को कई हिस्सों में बांट दिया और किसी में फर्टिलाइज़र को ज़्यादा दिया, किसी में सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया, किसी में यूरिया की मात्रा ज़्यादा यूज़ की, किसी में हमने व्हीट उगाया तो वहाँ पर हमने इरीगेशन की फैसिलिटीज़ को अलग रखा। उसके हिसाब से अलग अलग तरीके की रिसर्च यहाँ पर हुई थी। डाउन टू अर्थ की मई शायद अप्रैल 15 से 30 की जो मैगज़ीन है उसके अंदर कम से कम 10 पेजों के अंदर ये स्टडी थी। मैंने उसको यहाँ पर आपकी 5 मिनट के अंदर उसको क्लियर कर दिया था सब कुछ, तो उसको जा कर के देखिएगा आप, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। उसके बाद आप देखें तो एक होती है शाही लीची। शाही लीची बिहार का जीआई टैग प्रोडक्ट है, जीआई टैग इसको पहले से मिला हुआ है, यूके को हम इसको आपका एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी एक्सपोर्ट वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, इसके ज़रिए आपको जीआई टैग याद रहने चाहिए। ओके, तो ये आप देखिए, शाही लीची वॉज द 4th एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू गेट द जीआई सर्टिफिकेशन फ्रॉम बिहार इन 2018 के अंदर ये 4th प्रोडक्ट बना। इससे पहले आप देखें तो जर्दोला मैंगो, कटरानी राइस और मघाई पान, इन तीनों को भी मिल चुका है जीआई टैग। उसके बाद यहाँ पर आपको मिला था शाही लीची को, और बहुत ही फेमस, अभी न्यूज़ में भी बहुत रहा था 2018 में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लीची इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। द ट्रांसल्यूलेंट फ्लेवर्ड एडेबल फ्लैश ऑफ द लीची इज़ पॉपुलर एज a table fruit in India, while in China and Japan it is preferred in dried and canned form. बिहार टॉप्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लीची, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको भी याद रखिएगा। ओके, तो हम इसको यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया स्कीम टू अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्री। अगर आप ट्री को प्लांट करते हो तो आपको यहाँ पर प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। स्कीम अंडर विच सिटीजन विल बी अवॉर्डेड फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मानसून, उनको यहाँ पर ये प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा। पीपल हु विल टेक इनिशिएटिव टू प्लांट विल बी गिवन द प्राणवायु अवार्ड फॉर देयर पार्टिसिपेशन। तो सिंपल सी स्कीम है, मध्य प्रदेश ने शुरू की है, याद रखना। उसके बाद इंडिया और इजराइल ने यहाँ पर साइन किया है 3 ईयर जॉइंट वर्क प्रोग्राम, 2023 में ख़त्म हो जाएगा, टू एनहेंस द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऐसे जो जॉइंट प्रोग्राम हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, हम उनको इजराइल के साथ पहले से ही लागू करते हुए आ रहे हैं, ठीक। हम ऐसे 3 प्रोग्राम पहले से ही लागू कर चुके हैं और ये चौथा ऐसा प्रोग्राम है। ओके, और ये भी यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। 3 प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको याद हो तो ड्रिप इरिगेशन की जो टेक्निक होती है, इरिगेशन करने की ड्रिप इरिगेशन टेक्निक जो होती है वो हमने इजराइल से ही ली है। अंडर दिस प्रोग्राम जो आपका ये जॉइंट प्रोग्राम्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए गए थे। जब हमने पहले 3 प्रोग्राम किए, उनके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए गए
सेटअप टू ट्रेन फार्मर्स अबाउट इजरायली फार्म एंड वाटर टेक्नोलॉजीज। तो इसराइल के अंदर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी टेक्निक के थ्रू होती है, उस टेक्निक को इंडिया के अंदर लाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जा चुके हैं पहले से ही। अब जो ये नया प्रोग्राम शुरू किया है हमने 2023 तक का, इसके अंदर हम विलेज ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम विलेज ऑफ एक्सीलेंस तैयार करेंगे। इंडिया एंड इसराइल हैव हैड बायलैटरल रिलेशंस, 1993 से ही हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिलेशंस पहले से ही रख रहे हैं। ओके, दिस इज़ द 5th इंडो इसराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान, जिसके अंदर हमने 3 ईयर का वर्क प्रोग्राम शुरू किया है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सॉरी, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे तो ये 4 इनिशिएटिव हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये 5वां इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि इजराइल की कंडीशंस क्या हैं कि इंडिया के साथ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन हमें रखना पड़ता है। ओके, सो फार वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 4 एक्शन प्लान्स। ठीक है ना, 4 एक्शन प्लान्स कंप्लीट कर लिए, 3 नहीं 4 कंप्लीट कर लिए, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी खबरें हैं। ट्राइफेड और नीति आयोग ने यहाँ पर पार्टनरशिप कर ली है, इम्प्लीमेंटेशन करेगा वन धन इनिशिएटिव का इन द ट्राइबल क्लस्टर्स फॉर ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये द सेम खबर हमने यहाँ पर पढ़ी थी आपकी अप्रैल 2021 के अंदर भी। ठीक, तो अप्रैल 2021 में भी सेम खबरें थी कि ट्राइफेड और नीति आयोग ने यहाँ पर वर्क किया वन धन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए। जो आपकी यहाँ पर ये योजना है वन धन योजना, उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए काम है। उसके बाद आप देखें तो ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये इंडियन आपका जो ICAR है उसके अंदर में यहाँ पर वर्क करता है। उसके अंदर में अगर आप देखें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर ने अनाउंस किया है इंडिजीनियस हैचरी टेक्नोलॉजीज लॉन्च की हैं फॉर ग्रे मुलेट। ये एक तरीके की फ़िश है, इसकी इमेज ये रही, विच कैन ड्राइव द ब्लू रेवोल्यूशन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ब्लू रेवोल्यूशन इनिशिएटिव है उसको बूस्ट करने में मदद करेगा ये आपका यहाँ पर। ऐसी ही सेम यहाँ पर इसी इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर ने आपकी डेवलप की है कैप्टिव ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फिश मैंग्रोव रेंड स्नैपर के लिए। तो ये आपकी अलग फ़िश है, ये आपकी अलग फ़िश है, दोनों को थोड़ा सा देख लेना। ग्रे मुलेट नाम है इसका और इसका नाम आपको मिल जाएगा फिश मैंग्रोव रेड स्नैपर। ओके, तो कैप्टिव जो ब्रीडिंग है वो करी जाएगी, सीड प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, मैरीन जो फ़िश है मैंग्रोव रेड स्नैपर, और फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इसको यूज़ किया जाएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपके काम के हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टोटल 50 स्लाइड्स इतनी ही काफ़ी थी और 50 मिनट भी हो गए। तो आप समझिए कि पर मिनट के हिसाब से हमने यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस किया है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये एग्रीकल्चर के सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।